हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 पढ़ेंगे दाब और बल का आपसी संबंध क्या है। मतलब कि दाब और बल का आपसी संबंधों के बारे में जानकारी करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम बिहार बोर्ड SCERT बिहार बोर्ड के बुक की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये क्लास 8 की साइंस भाग 3 बुक की हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप यहाँ से आज हम पढ़ेंगे दाब, बल और आपसी संबंध। इससे पहले हमने 7th क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज हम जानेंगे बल और दाब में क्या संबंध है। जैसे कि आपने रस्सी से बुनी खाट अवश्य देखा होगा। आप जब खाट पर सोते हैं तथा खाट पर रस्सी खड़े होते हैं, खाट मतलब कि खाट पर खड़े होते हैं, तो दोनों स्थितियों में अंतर का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने खाट अथवा रस्सी नेवार से बुनी पर लेट करके, बैठ करके या खड़े हो करके देखा होगा। जब आप खाट पर सोए रहते हैं तो रस्सी कुछ नीचे दब जाती है, पर जब आप खड़े हो जाते हैं तो रस्सी बहुत ज़्यादा दब जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपके शरीर के भार को खाट की रस्सियाँ तन कर ऊपर की ओर उठाती हैं। आपका भार दोनों स्थितियों में समान है, पर ध्यान दें, पहली स्थिति का में आपके शरीर के क्षेत्रफल पर पूरा भार लग रहा है और स्थिति खा में सिर्फ पैरों के क्षेत्रफल पर वही भार लगता है। अतः अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का परिकलन किया जाए तो एक भौतिक राशि जो दबाने की क्रिया को निरूपित करती है परिभाषित की जा सकती है। उसे हम भौतिकी में दाब कहा जाता है। भौतिकी में क्या कहते हैं? हम उसे दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है कुल लगता हुआ बल और बटा संपर्क क्षेत्रफल, अर्थात दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का जो मात्रक है ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग किलोमीटर में कर सकते हैं। दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण तो हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम दाब का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ पर हम इसका यूज देखते हैं। आज इन सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे, और इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कार्य कर रहा है। जैसे कि कई सारे उदाहरण देख करके पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा काम किया गया है, दाब है, बल है। तो इस चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आजकल के डेट में यही ऐसे क्वेश्चनों को थ्योरी टाइप पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में दाब के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में दाब का प्रयोग होता है। सुई के द्वारा दवा का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। वाहन में एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। साइकिल का टायर कार की टायर से पतली होती है। कार की टायर बस के ट्रकों के टायर से पतली होती है। बड़े वाहन जैसे कि बस, ट्रक आदि में पीछे का चक्का जोड़ा में लगाया जाता है। सैनिकों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले तोप के पहिए पर इस्पात की पट्टी चढ़ी होती है। खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर का चक्का बहुत बड़ा होता है और चौड़ा भी। ऊंचे भवन के नींव गहरे एवं चौड़े बनाए जाते हैं। अब आपको समझने में सरलता होगी कि क्यों सुई की नुकीली बनाई जाती है जबकि ब्लेड तथा चाकू की धार तेज। आप ये भी बता सकते हैं कि जानवरों के खुर चौड़े क्यों होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कुली जो होते हैं बोझ ढोने के लिए सिर पर चौड़ा मुरैठा क्यों बांधते हैं। दाब के व्यंजक में क्षेत्रफल हर में होता है। दाब के व्यंजक में क्षेत्रफल हर में होता है। क्षेत्रफल बढ़ा करके दाब का मान घटाया जाता है। मतलब कि जब हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो दाब भी घटाया जाता है। विपरीत अवस्था में यदि बल का मान बराबर हो तो संपर्क क्षेत्र घटाने पर दाब का मान बढ़ जाता है।
कील या खूंटी के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसीलिए वही बल कील को तख्ते आदि में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। अब आप बता सकते हैं कि काटने सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। सर्कस के खेल में शरीर पर हाथी गुजारने के लिए व्यक्ति चौड़े तख्ते का प्रयोग क्यों करता है, या दल वाले स्थान पर चलने के लिए चौड़े तख्ते का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगला है कि द्रव तथा गैसों के द्वारा लगाया गया दाब। द्रव तथा गैसों के द्वारा लगाए गए दाब को समझेंगे। द्रव तथा गैस जो होते हैं ये तरल पदार्थ होते हैं, मतलब कि हम इसे द्रव और गैस को भी क्या माना गया है, तरल पदार्थ के रूप में माना गया है। तो द्रव तथा गैस को तरल पदार्थ माना गया। सबसे सामान्य द्रव जल है। वायु गैसों धूल कण आदि के मिश्रण हैं, मतलब जो वायु है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जैसे इसमें धूल कण और गैस भी मिश्रित होते हैं। तरल पदार्थों का एक सामान्य गुण होता है कि वे बहते हैं और द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, जबकि गैसों का बहाव सभी दिशाओं में होता है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि सरल पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। ठोसों में दाब भार के कारण नीचे की ओर लगता है, जबकि तरल पदार्थों के द्वारा दाब नीचे ऊपर तिरछी दिशाओं में आरोपित होते हैं। क्रियाकलाप 1, एक कठोर रबड़ की गेंद लेते हैं। एक कठोर रबड़ की गेंद लेते हैं, इसमें सुई की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। इससे दबा करके अंदर की वायु निकाल देते हैं। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से दाब जो होता है हटाते ही छिद्रों से अंदर चली जाती है। गेंद को जल से बाहर निकाल लेते हैं। गेंद के अंदर जल भर जाता है। अंगूठा एवं तर्जनी के बीच गेंद को पकड़कर दबाने से सभी छिद्रों से जल बाहर निकलने शुरू हो जाती है। अब एक अन्य रबड़ की गेंद लेते हैं, इसमें सुई से छिद्र कर देते हैं। इसमें वायु पंप से वायु भरते हैं तो सभी छिद्रों से वायु निकलने लगती है। इसी प्रकार आपने देखा कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं, जिससे छिद्र से होकर के जल या हवा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। द्रवों के द्वारा दाब लगाया जाना। आप जानते हैं कि तरल सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। क्या वे बातें द्रव एवं गैसों दोनों के लिए सत्य हैं? द्रव में नीचे की ओर दाब। द्रव में नीचे की ओर दाब। एक परखनली लीजिए। परखनली दोनों छोर पर खुली होनी चाहिए। परखनली में एक छोर को गुब्बारे की रबड़ से बांध दीजिए। अब आप इस परखनली में थोड़ा जल उड़ेलिए। क्या रबड़ की सीट थोड़ा फैल जाती है? पाइप में जल स्तंभ की ऊंचाई को भी नोट कीजिए। पाइप में थोड़ा जल डालिए या उड़ेलिए। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में जल स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कई बार जल की अलग अलग मात्रा लेकर के दोहराइए। क्या आप रबड़ की सीट के फुलाव तथा पाइप के पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? द्रव के द्वारा बगल की ओर दाब लगाना, मतलब कि जो द्रव होता है ये बगल भी दाब लगाता है। जैसे कि जब रखने वाली प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए, मतलब कि जल रखने वाली जल को जिसमें रखते हैं, हमें एक प्लास्टिक की बोतल लेना है और इस बोतल में 3 छिद्र चित्र अनुसार कर देते हैं। इस बोतल में जल डालते हैं और जल बोतल को छिद्रों से गिरने लगता है। ऊपर के छिद्र से जल बोतल के सबसे नज़दीक, बीच वाले छिद्र से कुछ अधिक दूर तथा नीचे वाले छिद्र से जल बोतल से सबसे दूर गिरती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जल बोतल की दीवार पर दाब लगाती है। जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है। क्रियाकलाप 2, एक बाल्टी लीजिए, उसमें जल भर दीजिए। जल या द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला
लगने वाले धक्का को उत्पन्न बल कहते हैं। मतलब कि जल या द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले धक्का को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब एक खाली मग लीजिए, इसे उल्टा कर जल से भरे बाल्टी में डालिए। मग को जल के द्वारा उत्प्लावन बल के कारण ऊपर की ओर धक्का देने का अनुभव कीजिए। जल के द्वारा जब ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है तो इससे तैराकों को जल के ऊपर तैरने में सुविधा होती है। जलीय जीव भी इसी बल के कारण जल में तैरते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब द्रव या गैस में किसी पदार्थ को डुबोया जाता है तो इसके द्वारा डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर थ्रस्ट अर्थात धक्का आरोपित किया जाता है। यह घटना उत्प्लावकता कहलाती है। द्रव से दाब। हम जानते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। इसकी जांच के लिए एक साधारण दाबमापी का प्रयोग हम कर सकते हैं जिसे हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर को सरलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। मैनोमीटर को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री एक यू आकार का ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक कीप, गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का छोटा टुकड़ा, रबड़, इतना लीजिए। अब इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं? एक यू आकार की नली लीजिए जिसका दोनों सिरा खुला होता है। यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को आसंकित कर देते हैं। यू नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर देते हैं। एक प्लास्टिक की कीप लीजिए, इसके बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबड़ की नली लगा दीजिए। इस रबड़ की नली का दूसरा छोर यू नली के वाह में लगा दीजिए। इस प्रकार मैनोमीटर उपयोग के लिए तैयार हो गया। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। वायु संपीड़ित होकर के यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाँह का रंगीन जल बाँह में ऊपर चढ़ जाता है और इसी प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नली में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। क्या आप जान सकते हैं कि कीप में लगी झिल्ली का क्या कार्य है? वायु तथा वायुमंडल। वायु हमारे चारों ओर है। वायु पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को क्या कहा जाएगा? वायुमंडल। वायुमंडल का जो फैलाव होता है पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर के ऊपर तक है। वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है, इस कारण वायु दाब डालती है। वायुमंडलीय दाब। वायु भार में हल्की होती है लेकिन हमारे शरीर के ऊपर वायु की बड़ी मात्रा होती है जिस कारण से इसके द्वारा अत्यधिक दाब आरोपित किया जाता है। इस दाब को यद्यपि हम अनुभव नहीं करते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ज्यूरिक ने वायु दाब की विशालता का प्रयोग धातुओं के कटोरों को लेकर के दिखाया था। दोनों कटोरों को लेकर के एक गोला बनाया गया और कटोरों से वायु सूचक पंप के द्वारा वायु निकलती गई। जब कटोरों को अलग करने के लिए 8 घोड़ों के द्वारा दोनों कटोरों को दोनों ओर से खींचने पर ही अलग किया जा सका। क्रियाकलाप। एक टीन का बड़ा डब्बा या कंटेनर लीजिए। इस टीन के कंटेनर का मुंह खोल करके उसमें थोड़ा जल भर दीजिए। जल भरे कंटेनर को इतना गर्म कीजिए कि कंटेनर के अंदर जल वाष्प के द्वारा वायु बाहर निकल जाए। अब कंटेनर के खुले मुंह को ढक्कन से बंद कर दीजिए। कंटेनर को गर्म करना बंद कर दीजिए। बंद कंटेनर को आग से अलग हटा करके रखिए। इस पर कुछ ठंडा जल डालिए। ठंडा जल डालने पर कंटेनर के अंदर की जलवाष्प संघनित होकर के जल में बदल जाती है। जल के ऊपर वायु शून्य की जाती है।
शून्य की स्थिति उत्पन्न की जाती है। वायुमंडलीय दाब कंटेनर की दीवार पर दबाव डालने लगती है, जिससे कंटेनर कई स्थानों पर पिचक जाती है। वायुमंडलीय दाब का परिणाम या परिमाण। वायुमंडलीय दाब का परिमाण एक 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है। और इस भार के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे या किसी प्राणी के अंदर का दाब भी वायुमंडल दाब के बराबर है। ये बाहर के दाब को निरस्त कर देते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं इस अध्याय में हमने कौन सी चीज़ें जाना और इसमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। अर्थात दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी। बड़े क्षेत्रफल पर लगने वाले या लगाने से दाब का मान घट जाता है। बड़े क्षेत्रफल पर लगाने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। अर्थात नुकीली कील या तेज चाकू जिसके सिर चौड़े होते हैं, नोक तथा धार पर दाब का मान बढ़ा देते। बल पूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई छेद पर लगने वाला बल है। ठोसों में दाब का मान नीचे की ओर होता है। तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होता है। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। वायुमंडलीय दबाव डालता है। पृथ्वी पर समुद्री तल वायुमंडल दाब का मान 100 किलोग्राम पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब का मान 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ जो बिहार बोर्ड के विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हों, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, जिससे आपको हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।